नमस्कार मित्रों, सक्सेस विद पवन सर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के एक नई श्रृंखला आए हैं, जीएस का पार्ट, वो भी हिस्ट्री का पोर्शन है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो आपके 50 क्वेश्चन हैं हम लेकर के आए हैं। जे एक क्वेश्चन रहेगा इस्लाम धर्म के उदय से उसके बाद सल्तनत काल तक है। 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। उसके बाद चलिए देखिए, जैसा कि आगे लिखा हुआ है यूट्यूब, उसके बाद यूट्यूब जो हमारा चैनल है सक्सेस विद पवन सर, उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इसको, ठीक। उसके बाद यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जैसा आपको जुड़ना हो तो इस पर मैसेज करिए, मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8924874942 पर। उसके बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। देखिए इसमें मक्का कहाँ है। मक्का कहाँ है? मक्का है भैया कहाँ पे? सऊदी अरब में। ये सऊदी अरब में है। उसके बाद यहीं पर जो है 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब, इस्लाम 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक, पैगंबर मोहम्मद साहब का यहीं पर जन्म हुआ था मक्का में। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु भी 632 में हो गई थी। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए इसमें है आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम होगा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानकारी हमको यहाँ मिलती है। देखिए इसमें ये आक्रमण जो हुआ था कहीं कहीं 711 मिलेगा आपको, 711 ईस्वी, ठीक। उसके बाद कहीं कहीं 712 ईस्वी भी मिलेगा। जैसा ऑप्शन रहेगा आप लोग वैसे काम करिएगा। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए इसमें भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ठीक, अब इसमें देखिएगा कौन थे। अरब, इसमें गजनी थे, अरब के थे, गोर के थे, उपयुक्त में से कोई नहीं थे। इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बी है, सी यहाँ पर बना लीजिएगा इसको, बी है, अरब में, अरब के रहने वाले थे ये लोग, ठीक है। ये इनका देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। इसमें 712 ईस्वी भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में होता है, ठीक, 636 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ था। खलीफा कौन थे? खलीफा उमर थे, खलीफा उमर थे, ठीक। अब चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अब ऑप्शन ए है अलप्तगीन, उसके बाद बी में महमूद गजनबी है, उसके बाद सुबुक्तगीन है, वह डी वाला है जो इस्माइल है। इसमें से कौन सा हमारा होगा? इसमें से अलप्तगीन होगा, ठीक। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर ए, अलप्तगीन। ये यामनी वंश का था, ठीक, यामनी वंश का ये क्या था? शासक था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 5वां, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए है हसन निजामी, बी है फिरदौसी, अच्छा इसमें बी है, इस सी की जगह बी बना लीजिएगा। उसके बाद ए सी है, सी पे उत्बी है, उसके बाद डी चंद्रबरदाई है। कौन है इसमें से? ए इसमें से हैं उत्बी, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार, ठीक। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन हुआ करता था? उत्बी, ये देखिएगा उत्बी हैं। इसमें था महमूद गजनबी जो है शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था, इसीलिए ये दरबारी इतिहास, उसकी दरबारी इतिहासकार उत्बी था। उसके बाद इसका किसका? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था। उसने किताबुल यामनी, एक किताब है देखिएगा, किताब उल यामनी, किताबुल यामनी है। उसके बाद एक तारीख़ यामनी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तारीख़ यामनी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस पे शाहनामा किसकी रचना है? देखिए यहाँ शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। फिरदौसी को क्या बोला जाता है? पूर्व का होमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को कहा जाता है। फिरदौसी की रचना क्या है? शाहनामा है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 7वां पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ए है अबुल फजल, बी है जो अबुल कादिर बदायूनी, उसके बाद सी है अलबरनी, डी है दारा सिको। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? देखिएगा हमारा आंसर इसमें से होगा पुराणों का अलबरनी, ए सी नंबर जो है अलबरनी क्या था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ये प्रथम मुसलमान था। उसका जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था। ये वह जो है खीवा का रहने वाला था। खीवा जो वर्तमान में आपका ख्वारिज्म भी हम कह सकते हैं, ख्वारिज्म, ठीक, ये ख्वारिज्म का रहने वाला था। ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर, अलबर्नी भारत में आया था। अलबर्नी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक है ना। 11वीं शताब्दी यहाँ दिया है, 9वीं 10वीं और 12वीं। यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी, 11वीं शताब्दी में। जैसे कि हम आपको बता भी चुके हैं, प्रथम मुसलमान था। ये देखिए 9वां नंबर है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। वह कौन सा युद्ध था जिसमें मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है? देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तब देखिए इसमें डेट इसकी देखिए कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था, ठीक, 1556 में हुआ था। एक इसके बीच हुआ था 1191 में। 1191 पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसके साथ और मोहम्मद गोरी के साथ। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, जबकि इसमें चौहान मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई थी, विजय हुई थी, जीत हुई थी। वहीं द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी हार जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है, मोहम्मद गोरी जीतता है। उसके बाद इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर पराजित हो जाता है, ठीक, पराजित हो जा रहा है। यहीं से जो है मुस्लिम शक्ति की स्थापना यहीं से प्रारंभ हो जाती है, ठीक। इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर बनी हुई है? देखिए इसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं, मोहम्मद गोरी हैं, अकबर हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन होगा ए, मोहम्मद गोरी। इसमें जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। वहीं जो है अकबर के सिक्कों पर जो है देखिए यहाँ पे इसमें सीता और राम और सीता की आकृति बनी हुई थी अकबर के सिक्कों पर, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी जो है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? बंगाल एवं बिहार पर जो है विजय प्राप्त किया था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, उसके बाद इल्तुतमिश है, एल्दौज है। अब देखिएगा मित्रों, हमारा इसमें से क्वेश्चन कौन सा होगा? आंसर जो है इस क्वेश्चन का आंसर बख्तियार खिलजी। यही बख्तियार खिलजी जो गया था नालंदा एवं विक्रमशिला विद्यालय का जो है तहस नहस किया था। जब वहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, रास्ते में बिहार में इसको तहस नहस करवा करके फिर चलाया। वहाँ का सूबेदार भी ये बन गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश थे, बलबन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे इसमें से? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है जानकारी मिलती है। देखिए इसकी जो है इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। यहीं पर देख लीजिए, लाख बख्श या पील बख्श, ठीक, पील बख्श, ठीक है ना। इस लाखों का दान देने वाला, इसीलिए लाख बख्श। कुरान खां भी कहा जाता है, कुरान खां भी कहा जाता है। एक पोलो का खेल खेलते समय जो है घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। गुलाम वंश कहाँ से प्रारंभ होता है? जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। यहीं से 1206 से 1210 तक ही कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था शासक। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कौन था? इसमें मस्जिद थी, ना तो मंदिर था, मीनार थी, ना संत की झोपड़ी थी, इसमें मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। ये अपनी जो है उदारता के लिए अपने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था। किसने? यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एक प्रथम जो है मस्जिदों का निर्माण करवाने वाला है। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने वाला जो है, वही कुतुब मीनार की अगर बात होती है तो इल्तुतमिश जो है उसके कार्य को पूरा करवाया था कुतुब मीनार के। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है जो, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? जिसकी चर्चा हम कर चुके थे अभी किए ना। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, ठीक है ना। कौन कौन नहीं दिया था? देखिए इसमें कौन कौन दिया था, कौन कौन नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए इसमें से हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर जो होगा बी होगा, ये गयासुद्दीन तुगलक। इसमें फिरोज शाह तुगलक भी था, इल्तुतमिश था, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसकी नींव 1299 ईस्वी में रखता है, जिसका निर्माण कार्य जो है पूर्ण करवाता है इल्तुतमिश के द्वारा। इसको निर्माण कार्य जो है इसकी पूर्ण करवाई जाती है। उसके बाद फिर दूसरी मंजिले का निर्माण करवाता है। उसके बाद फिर जा करके यहाँ
हाँ 1199, सॉरी यहाँ 1199, 1299 नहीं होगा, 1199 है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की तीसरी चौथी मंजिलों, ये चौथी और पाँचवीं मंजिलों का, चौथी उसके बाद पाँचवीं मंजिलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी, लखनऊ थी, कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, ठीक है ना। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का नहीं कहा जाता। वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक। वो चूँकि अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को बनाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर को हम देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? देखिए अभी मैंने इसकी चर्चा कर चुके थे। देखिए नासिरुद्दीन महमूद था, इसमें इल्तुतमिश था, आराम शाह था, बलबन था। जैसा कि आपको पता भी होगा इल्तुतमिश था, ठीक है ना। ये जो है कौन कौन से दो सिक्का चलवाया था? एक टका था, टंका जिसको बोला जाता है, एक क्या था? जीतल था, ठीक ना। इसका जो वजन था 175 ग्रेन था, ठीक ना। ये चांदी के सिक्के का जो टंका था, इसे अपनी राजधानी पहले जो है कहाँ बनाया था? दिल्ली को बनाया, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। उसके बाद इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलिए मित्रों, ये अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? ये गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? अभी हम जिक्र कर चुके हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब बताने की इसमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 19वां नंबर है। 19वां नंबर देखते हैं हम कौन सा है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इनमें से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी हैं, इल्तुतमिश हैं, ऐबक हैं, बलबन हैं, ठीक। ये दिल्ली सल्तनत का कौन था इसमें? इसमें था, इसमें ऑप्शन होगा हमारा क्या? इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश था। चूंकि मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर जब आया था तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म का शाह जो था, ख्वारिज्म का शाह मतलब उसका पुत्र जो है जलालुद्दीन मंगबरनी सिंधु घाटी पर जो पहुंचता है तो संभवतः यहीं पर जो है चंगेज खां इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजता है। दूत भेजकर कहता है कि मंगबरनी की सहायता न करना है आप। अतः इल्तुतमिश ने जो है इसके परिप्रेक्ष्य में कहा कि उसकी कोई सहायता न की जाएगी, जबकि मंगबरनी जो है 1224 ईस्वी में भारत से चला जाता है वापस। उसकी समस्या का समाधान क्या होता है? इल्तुतमिश की समस्या का समाधान मिल जाता है। अगर सहायता किया होता तो जाहिर सी बात थी आक्रमण करता है यहाँ पे, लेकिन बड़ा अच्छा कार्य किया। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं पहले को, इसके पहले क्वेश्चन 19 नंबर में। ये कौन था? इल्तुतमिश था। सुल्तान चंगेज खां जो है किसके समकालीन था? इल्तुतमिश के समकालीन था, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे 21वां जो है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? खासुल खान था, तिमुचिन था, एसुगई था, ओगदी था? क्या था? तिमुचिन। तिमुचिन या तिमुजिन भी कहीं कहीं मिलता है, तिमुजिन भी कहीं कहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तिमुजिन भी मिलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 22वां नंबर। रजिया रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफ़गानों का था, मंगोलों का था, तुर्कों का था, उसके बाद अरबों का था? किसका था इसमें से? तुर्की सरदारों का था, तुर्की सरदारों का था, तुर्की सरदारों का। चलिए हाँ, वहीं इसके बारे में और देख लीजिए। रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका होती है, और किसी भी वंश का जो है प्रथम महिला शासिका होती है रजिया सुल्ताना। ये इसमें जो है सत्ता का जो है दुरुपयोग करने लगी धीरे धीरे, तानाशाही आ गई थी इसमें, इसीलिए जो है इसको तुर्कों के द्वारा, तुर्की सरदारों के द्वारा हटा दिया जाता है, जो कि किसी की बात न मानने के कारण ऐसा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? देखिए ऑप्शन ए है जलालुद्दीन, बी है गयासुद्दीन, सी जो है इल्तुतमिश है, डी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। गयासुद्दीन बलबन, इसमें क्या इसका नाम मिलता है? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। अब बलबन, बलबन का कार्य देख लीजिए, इसमें राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत है। उसके बाद सिजदा एवं पैबोस, सिजदा एवं पोबोस की प्रथा चलाया था। सिजदा मतलब सिर झुका करके सुल्तान के सामने अभिवादन करना। उसके बाद पैबोस, पैर को लेट करके पैर को चूमने की प्रथा इसने जो है प्रारंभ किया था। एक और बात थी इसमें, उसके बाद नवरोज़ का त्यौहार इसी ने प्रारंभ किया था, नवरोज़ का त्यौहार प्रारंभ किया था। उसके बाद इसको जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर, सॉरी जिंदा पीर नहीं इसको कहा जाता था, इसको जो है यहाँ रक्त एवं लाह की नीति को, रक्त एवं लाह की नीति, जिंदा पीर उसको कहा जाता था, सॉरी औरंगजेब को, ठीक है ना।
चलिए यहाँ जो है 24वां नंबर क्वेश्चन है। 24वां नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। अभी मैंने चर्चा कर चुके उस पर। देखिए किसको कहा जाता था, बलबन को क्या कहा जाता था, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी। अपनाया था किसने, बलबन ने। राजत्व के सिद्धांत के लिए फेमस था। उसके बाद अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। बलबन था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, इल्तुतमिश था। इसमें से हमारा ऑप्शन क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। देखिएगा ये हमारा ऑप्शन होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है किसके कहने पर, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय, यहाँ देख लीजिएगा, सिकंदर द्वितीय इस सानी की उपाधि धारण किया था, इसीलिए इसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। क्योंकि इस उपाधि को धारण किया उसने जो है अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया, इस उपाधि को अंकित भी करवाया हुआ संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था, संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही साथ एक नवीन धर्म चलाने की भी। किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क हुआ करता था, अलाउल मुल्क। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। कौन था इसमें, जफर खां, अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां, कौन था इसमें से, ये था जफर खां। जफर खां था। ये कब इसकी मृत्यु होती है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति हुआ करता था ये जफर खां, मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ जो है मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ एवं साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य एवं भारतीय सेना की दृढ़ता से जो है मंगोल अत्यधिक प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली था। चलिए यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था। आप लोग अगर फिल्म देखे होंगे पद्मावत जो फिल्म देखा होगा वो जानता होगा इनके पति का नाम क्या था, और चित्तौड़ के राजा हुआ करते थे। महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। कौन थे इसमें से, डी हमारा होगा राणा रतन सिंह। बेपनाह मोहब्बत ने जो है इसको अलाउद्दीन को पागल कर दिया था, लेकिन अंततोगत्वा कुछ उसको हासिल नहीं हुआ, जौहर प्रथा ही अपना ली रानी ने। चलिए यहाँ 28 नंबर जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था। रामचंद्र देव था, मलिक काफूर था, प्रताप रुद्र देव था, राणा रतन सिंह था। कौन था इसमें से, ये रामचंद्र देव थे। देवगिरी कौन, वही दौलताबाद, जिसको दौलताबाद कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको दौलताबाद कहा, देवगिरी, यहाँ का राजा हुआ करता था रामचंद्र देव। ये क्या किया, जब दक्षिण अभियान होता है तो दक्षिण अभियानों में जो है इसको क्या किया, पराजित करके यहाँ वहाँ से जो है देवगिरी का जो है कर जो है टैक्स दिल्ली पहुँचाने के लिए बोला गया। ये पहुँचाता था, लेकिन कुछ समय बाद जो है इसका पुत्र हुआ करता था कौन, शंकर देव था। तब ये शासक बनता है तो इसने जो है मना कर दिया, वही नहीं भेज रहा था। द्वितीय जब आक्रमण करता है देवगिरी पर तो वो क्या है, 1000 दिनारी जिसको बोला जाता था। 1000 दिनारी किसे बोला जाता था, इसका क्या था वो मलिक काफूर। कौन था, मलिक काफूर, इसको 1000 दिनारी, 1000 ने इसको खरीदा था, 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। कौन था कर दिया था, इसमें से देखिए हमारा ऑप्शन है, ए वाला है बलबन, बी है इसमें अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, 50% कर किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक 50% कर बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर ध्यान देना। एक खराज नामक कर था, ये भूमि कर था, ये खराज नामक कर पूछा जाएगा। खराज नामक कर क्या था, एक भूमि कर था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लागू किया था। इसमें जो है मकान कर, वही घड़ी एवं चरी कर, घड़ी या चरी कर, वही मकान पर कर, मकान पर टैक्स, उसके बाद चराई पर टैक्स लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें से 30वां नंबर क्या है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था। बाजार सुधार किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था, ठीक है ना। ये बाजार व्यवस्था इसकी बहुत सुदृढ़ थी, इसमें इसको सफलता भी मिली थी लगभग काफ़ी हद तक। उसके बाद फिर चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर हम देखते हैं। 1306 ईस्वी में, सन 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी।
देखिएगा इसमें से ब्यास थी, सिंधु नदी थी, रावी थी, सतलज थी। क्या थी इसमें? उसकी सीमा सिंधु नदी थी, ठीक है ना। वही सिंधु नदी जो अब वर्तमान में पाकिस्तान होते हुए यहाँ से निकलती है, कहाँ से? ये तिब्बत से निकलती हुई जाती है, जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ पहुँचती है? अरब सागर में जाकर के अपने जल को गिराती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में यहाँ होना चाहिए कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? अब देखिए इसमें गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेक खां। अब देखिए इसमें से हमारा आंसर होगा गाजी मलिक। वही गाजी मलिक कौन? गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक, तुगलक। इसने जो है कृषि की समुन्नत करने के लिए जो है नहर भी खुदवाया था। 13वीं सदी में नहर प्रणाली सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में इन्होंने ही विकसित किया था। कौन? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? अभी हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, इस वंश का, वही गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 34 नंबर में हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। कौन था इसमें से? देखिए इसमें से था हमारा ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम बोलते हैं एमबीटी, या इसी को जौना खां भी कहा जाता था, ठीक ना। चलिए अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए हमारा 35 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर ले गया था? देखिए इसमें से हमारा ऑप्शन है दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर। कहाँ बनाया था? दौलताबाद। यही राजधानी परिवर्तन किया था। उसके बाद दोआब के क्षेत्रों पर टैक्स वैक्स जो है क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था? नहीं, समाप्त नहीं किया। उसके बाद इसके अधिकारी जो थे भ्रष्टाचारी थे। लाल फीताशाही इसके शासनकाल में ज़्यादा बढ़ गई थी, चूँकि पढ़ा लिखा विद्वान था ही लेकिन मूर्खतापूर्ण काम किया। इसके जो सहयोगी सचिव था इसका वो खराब था, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए दौलताबाद को बनाया। उसके बाद जब दौलताबाद को बनाता है तो उसी समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए इसी के शासनकाल में कौन आता है? अलबर्नी आया था इसी के शासनकाल में, जिसको जो है भेजता है कहाँ? यही अलबर्नी था, जिसको अपना राजदूत बना करके कहाँ भेजता है? इसको चीन, ठीक। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है ना। इसमें देखिए अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, महमूद गजनी, इसमें कौन सा होगा हमारा? यही था मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं, इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। इसको चीन भेजा गया था, राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। चलिए यहाँ 37 नंबर है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? अमीर खुसरो ने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, इब्न बतूता ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने दिया था? इसमें से दिया था जियाउद्दीन बर्नी था कि इब्न बतूता था? कौन था इसमें? यही अभी चर्चा हम कर चुके थे, इब्न बतूता था, चूँकि मोरक्को का क्या था? निवासी था, ठीक। देखिए किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद एमबीटी के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। एमबीटी के शासनकाल में आया था। अच्छा एक क्वेश्चन कुछ गलत हो गया था इसमें, देखिएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है मूर देश का, अच्छा हाँ, ये जो था 35 नंबर, देखिएगा 35 नंबर में कुछ गलतियाँ हो चुकी थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कहाँ बनाया इसको? दौलताबाद को बनाया था, दौलताबाद को बनाया। उसके बाद यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आता है कौन? वही इब्न बतूता। यहाँ हम कुछ अलबर्नी की चर्चा कर दिए थे। अलबर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नहीं आया था, महमूद गजनबी के साथ आया था भारत, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ हो गया 37 नंबर हो चुका है। 38 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, शेरशाह सूरी था। अब देखिए हमारा ऑप्शन इसमें से होगा बी, फिरोज शाह तुगलक था। चूँकि ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये दफ्तर या रोजगार दफ्तर का क्या किया था? रोजगार दफ्तर का निर्माण करवाया था। उसके बाद खैराती अस्पताल, ठीक। उसके बाद हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया था, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था। उसके बाद फिर
और क्या किया था ये, और ये किया था यहाँ पर जो है ये एक काम और किया था, ये राजधानी परिवर्तन तो एमबीटी ने ही किया था। इसी की याद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने जौनक खां की याद में जो है जौनपुर नगर की स्थापना करता है। जौनपुर, यही वर्तमान उत्तर प्रदेश जौनपुर का, इसी ने जौनक खां की याद में बनवाया था, यहाँ पर स्थापना करवाया। देखिए हक ए सर्व ना अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अभी हम इसकी चर्चा कर चुके थे, फिरोज शाह तुगलक है। हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? इसमें अलाउद्दीन खिलजी था, अकबर था, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। कौन था इसमें से? फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक। ये हमारा ऑप्शन होगा इसमें से बी नंबर, फिरोज शाह तुगलक था। अब देखिए इसमें से राज्य के खर्च पर जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला जो है भारतीय शासक था कौन? यही फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दारुल सफ़ा नामक जो है खैराती अस्पताल का, इसी को खैराती अस्पताल भी कहा जाता है, खैराती अस्पताल थी, दारुल सफ़ा को हम खैराती अस्पताल कहते हैं, ठीक ना। इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था, खैराती अस्पताल, रोजगार विभाग का, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या है? हम चर्चा कर चुके थे ना, दारुल सफ़ा क्या है? खैराती अस्पताल है, ठीक, खैराती अस्पताल है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का उदय हुआ था? देखिए ऑप्शन है लोधी वंश, सी है तुगलक वंश, उसके बाद डी क्या है? डी देखिए इसमें से खिलजी वंश। इसमें किसके शासनकाल में हुआ था आक्रमणकारी? किस वंश का? तैमूर। तैमूर कहाँ का था? देखिए यहाँ पे ये लोधी वंश है ना, ठीक, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? ये देखिए खतौली के युद्ध में, सारंगपुर के युद्ध में, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध, ठीक, खानुआ का युद्ध, हाँ खानुआ का युद्ध। अब खानुआ के युद्ध हम देखिए इसमें खानवा है, यहाँ पे खानुआ नहीं है, खानवा है, ठीक। खतौली का युद्ध कब होता है? 1518 में, ठीक है। इसमें से क्या होगा हमारा? एक 1518 ईस्वी में होता है खतौली का युद्ध। किसके बीच होता है? राणा सांगा थे, ये महाराणा सांगा थे, उसके बाद और कौन थे? इधर देखिएगा, महाराणा सांगा थे, इब्राहिम लोदी थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी हैं। इसको याद रखना, खतौली का युद्ध पूछा जाता है, कहाँ खतौली का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? किस वंश का राज जो है? सैयद वंश का, ठीक है ना, सैयद वंश, ठीक है ना। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था, ठीक है। चलिए कुछ मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से जो है किसने आगरा की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी बलबन ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। आगरा नगर की स्थापना किसने करवाया था? देखिए यहाँ सिकंदर लोदी ने करवाया था। कब करवाया था? 1504 ईस्वी में, ठीक है। सिकंदर लोदी जो है शहनाई बजाता था, शहनाई भी बजाता था, ये शहनाई का बड़ा प्रेमी था ये। अब देखिए इसमें से हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, और उसके बाद इसके बारे में एक और देख लीजिएगा, गज ए सिकंदरी की नामक पैमाइश भी यही चलवाया था, ठीक है ना, गज ए सिकंदरी नामक पैमाइश भी चलवाया था। उसके बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए गुलरुखी नामक उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था। ये 3-4 क्वेश्चन हो गए ना। शहनाई प्रेमी था, गज सिकंदरी का जो है प्रचलन चलाया था, उसके बाद 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया, गुलरुखी नामक कविताएं लिखता था। उसके बाद राजधानी यही जो है बनाता है, ये आगरा राजधानी बनती है कब? मुगलों के शासन काल में। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? देखिए ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी है, बी जो है गयासुद्दीन तुगलक है, सी जो है फिरोज शाह तुगलक, डी जो है सिकंदर लोदी। अब देखिए हमारा ऑप्शन इसमें से डी वाला सही होगा, सिकंदर लोदी। जो अन्न के ऊपर से कर था इसने समाप्त किया था, वही जो 50% था उसको समाप्त कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको लागू किया था। यहाँ देखिएगा 46 नंबर है, 46 नंबर में है विजयनगर राज्य के संस्थापक
संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे, पुष्यमित्र थे, कृष्णदेव राय थे कि भद्रबाहु थे? इसमें से हमारा ऑप्शन होगा ए, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। ठीक है ना। ये कब इसकी स्थापना किए थे? 1336 ईस्वी में। ठीक है ना, हरिहर एवं बुक्का। अब चलिए यहाँ पे देखिए 47 नंबर, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह है, बी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान गजपति, इसके साथ लड़ा था। ये देखिए कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। ये देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये विजयनगर के जो है राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध, गोलकुंडा के सुल्तान हुआ करते थे कुली कुतुब शाह, यही थे वहाँ के शासक। कुली कुतुब शाह ने इनके बीच हुआ था। गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही किया था। जब कृष्णदेव राय जो है उड़ीसा की स्थापना किया था, उस समय जो है वो कृष्णदेव राय उड़ीसा के युद्धों में व्यस्त था, है ना, उड़ीसा के युद्ध में व्यस्त था। तब कुतुब शाह ने विजयनगर की जो है सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग, पांगल है और गुंटूर, ठीक, गुंटूर और पांगल जो है दुर्ग की स्थापना किया था। ये दुर्ग हैं, ठीक है ना, दुर्ग की स्थापना किया था। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर क्या किया था? आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष होता है। इसमें कुतुब शाही सेना क्या होती है? पराजय हो जाती है, कृष्णदेव राय की विजय हो जाती है। अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज जो है किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन शिवाजी, ऑप्शन बी जो है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी जो है राजेंद्र प्रसाद, डी जो है यशोवर्मन। कौन थे इसमें से? कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक तेलुगु 8 कवि हुआ करते थे, 8 कवि थे जो तेलुगु भाषा के क्या थे? कवि थे। उसके बाद अमुक्त माल्यद की रचना जो है तेलुगु में एक किया था, किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक। अब देखिएगा अगला नंबर है 49 नंबर है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? अब देखिए ऑप्शन है हमारा ए पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद बी जो है खानवा का युद्ध, यहाँ पे सी है पानीपत का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अब देखिएगा इसमें से डेट याद कर लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। उसके बाद खानवा का युद्ध देखिए यहाँ पर 1527 ईस्वी में होता है। उसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तालीकोटा का युद्ध यही है 1565 में, 1565 है, ठीक ना। तालीकोटा का युद्ध होता है कब? 1565 में। इसमें देख लीजिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इस किसके किसके बीच हुआ था यार। ये 1565 में तालीकोटा के युद्ध में जो है बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा, बीजापुर, गोलकुंडा, उसके बाद फिर अहमदनगर की संयुक्त सेना थी। उसके बाद इधर जो है इनकी थी विजयनगर की सेनाओं की। मतलब इसमें क्या होता है, विजयनगर के सेनाओं की क्या होती है, इसमें पराजय होती है। ठीक, संयुक्त सेना में जो है केवल बरार इसमें शामिल नहीं था, ठीक है ना, बरार शामिल नहीं था, जबकि 3 जो है इसमें शामिल थे। इस युद्ध में जो है तालीकोटा में युद्ध लड़ा जाता है, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र जो है राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच, इसको बहुत पूछा जाता है, राक्षसी एवं तंगड़ी 2 ग्रामों के बीच तालीकोटा पड़ता। तालीकोटा के युद्ध के समय जो विजयनगर का शासक कौन था? विजयनगर का शासक सदाशिवराव जी इसको बोला जाता था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों में हुआ करती थी। कौन था? रामराय, क्योंकि इसका सेनापति था, उसके हाथों में सारी शक्तियाँ निहित थी। ठीक, अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर है, निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? निम्न में से कौन सा मिस्टेक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए तालीकोटा का युद्ध मतलब 1565 में, यहाँ होना चाहिए 1565 में निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए दीवान अर्ज विभाग जो है संबंधित था, किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से था, विदेश विभाग से था, रक्षा विभाग से था कि वित्त विभाग से था? किससे था ये? देखिए ये रक्षा विभाग हुआ करता था, ठीक है ना, ये रक्षा विभाग हुआ करता, जिसकी स्थापना देखिए इसका संस्थापक दीवान अर्ज इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश कह रहे हैं, बलबन इल्तुतमिश कहाँ आ गया? बलबन था, ठीक ना, ये बलबन इसका जो है
क्या था, दीवान अर्जुकी नामक सैन्य विभाग की स्थापना किया था, जो कि वही मंगोलों के भय के आक्रमण के कारण जो है अपनी दीवार की प्राचीर भी बनवाया था। उसके बाद उसकी रक्षा के लिए जो है सेनाओं का गठन भी किया था दीवान अर्ज विभाग का। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। वहाँ 14 नंबर जो है नहीं काउंट हुआ था, 50 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हैं इसमें। देखिए चलिए मित्रों, इस पर देखिए यूट्यूब, हमारा यूट्यूब चैनल है सक्सेस विद पवन सर। उसके बाद एक सक्सेस विद पवन सर सर्च करिएगा मित्रों। उसके बाद इसमें सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, चूँकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे समय समय पर। जो भी क्लासें हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं सारी क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। उसके बाद टेलीग्राम भी इसी नाम से, इस चैनल के नाम से ही बनाया गया, सक्सेस विद पवन सर के नाम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं, जिस जो नंबर है देखिए 8924874942। ठीक, उसके बाद हमारा जैसा कि अभी चल रहा है हिंदी व्याकरण पोर्शन इस समय चल रहा है। हिंदी व्याकरण में देखिए चल रहा है इस समय, वर्णमाला खत्म हो चुका है। उसके बाद संधि जो है संधि का परिचय दे चुके हैं हम, दूसरी क्लास उसमें बता चुके हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसमें स्वर संधि की जिक्र भी हो चुकी है, जिसमें से आज दीर्घ जो है समाप्त होने के कगार पर है। इसमें देख लीजिएगा, जो पिछले हमारी क्लासेज हैं जा करके उसमें यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, चाहे लेखपाल हो, वीडियो हो, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं चाहे जो भी हों, इस सब के लिए रामबाण साबित होने वाली है। एक बार जा करके जरूर देखिएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, देख लीजिए। चलिए चलते चलते एक कुछ सुना देते हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए मित्रों, इसी के साथ में यहीं तक आपकी क्लास थी, ठीक है ना। चलिए अपने दोस्त भाई कहीं